नमस्कार सभी साथियों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दीपक लक्ष्य हब यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की कक्षा, आज का सत्र बेहद ही खास होने वाला है आपके लिए, जिसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित जुड़े हुए प्रश्नों की श्रृंखला को देखेंगे और उसके अंतर्गत हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथ, काल विभाजन, नामकरण इत्यादि की चर्चा करेंगे। प्रश्न ऐसे होंगे जो आपके लिए टीजीटी, पीजीटी, यूपीएचएससी और ऑल इंडिया के किसी भी एग्ज़ाम में जहां पर हिंदी साहित्य से जुड़े हुए प्रश्नों को पूछा जाता है, आपके लिए लाभदायक होंगे। साथ ही आज के प्रश्न ऐसे हैं जो भारतवर्ष की विभिन्न परीक्षाओं में समय समय पर पूछे गए हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। तो सत्र की शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि हमारे चैनल के ऊपर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली कक्षाएं आपको भी लगातार प्राप्त होती रहें। तो चलिए हम देखते हैं पहले प्रश्न के साथ में। प्रश्न है आपका, इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गारसा दत्तासी, मिश्र बंधु और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। यानी ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन है और जिस इतिहास की ओर इशारा कर रहा है वो इतिहास किसने लिखा है और उसका नाम क्या है? तो सही उत्तर आपका होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। कब? सन 1929 ईस्वी में। और यही शुक्ल जी का इतिहास क्या है, हिंदी में क्या है? प्रकाश स्तंभ की भांति काम कर रहा है। बढ़ते हैं हम आगे, इसकी व्याख्या को भी देखते चलते हैं। ये प्रश्न जो है यूपी टीजीटी आप देख रहे हैं 2021 में पूछा गया है। इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। तो ये कथन किसका है? आपने देखा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास की बात की जा रही है और ये इतिहास जो है 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। साथ ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हिंदी के गंभीर समीक्षक हैं और श्रेष्ठ आलोचक के रूप में इनकी गणना की जाती है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया है? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डॉक्टर मोहन अवस्थी। तो आदिकाल के लिए जो आधार काल नाम दिया है वो हैं आपके डॉक्टर मोहन अवस्थी जी। और ये प्रश्न यूपीएचएससी जीआईसी 2021 में पूछा गया है। जीआईसी प्रवक्ता भर्ती 2017 में भी पूछा गया है। अब हम इसकी जो है व्याख्या को भी देखते चलते हैं साथ में। क्या है? हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल जो नाम है ये किसने दिया है? डॉक्टर मोहन अवस्थी जी ने। और आदिकाल को आधार काल सुमन राजे ने भी ये नाम दिया है साथ में। फिर जो है हम आदिकाल के जो अन्य कुछ प्रमुख नामकरण हैं उसको भी साथ में देखते चलते हैं। आप देखेंगे एक प्रश्न के साथ में 10 प्रश्न के उत्तर, 5 प्रश्नों के उत्तर साथ में जो है आपके बनकर तैयार होंगे। आदिकाल को चारण काल नाम जो है जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने दिया है। आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने कहा है। आदिकाल को बीजोपन काल नाम किसने दिया है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। आदिकाल को वीरगाथा काल नामकरण किसने किया है?
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है। सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया है आदिकाल को ही? पंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने। और आदिकाल को वीर काल की संज्ञा किसने प्रदान की है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। तो कई सारे प्रश्नों के उत्तर आपके इस प्रश्न में हल हो रहे हैं। आगे और कुछ नाम आदिकाल के हैं, जैसे कि संधि काल एवं चारण काल। तो संधि काल और चारण काल नाम ये आदिकाल को डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने दिया है। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आधार काल किसने कहा है? सुमन राजे और मोहन अवस्थी जी ने। और आदिकाल को जय काल नाम किसने दिया है? रमा शंकर शुक्ल रसाल जी ने। तो ये सारे ही कथन, सारे ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो आपकी परीक्षा में लगातार पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। बढ़ते हैं हम अगले क्रम की ओर। बड़ा ही खूबसूरत सा प्रश्न है। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ, यानी उसका नाम क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास, नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? विकल्प हैं आपके: हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की परंपरा, हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का विकास। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, ये सबसे पहली बार जो है काशी नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुआ था। और हिंदी शब्द सागर की भूमिका में जिस नाम से ये प्रकाशित हुआ था, निकला था, उसका नाम क्या है? हिंदी साहित्य का विकास। और ये शुक्ल जी का जो इतिहास ग्रंथ है, कब प्रकाशित हुआ था? 1929 ईस्वी में। बढ़ते हैं हम आगे। इस प्रश्न की व्याख्या को भी हम समझते चलते हैं। क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ है, यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास, नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुआ था। हिंदी शब्द सागर की भूमिका में इसका नाम क्या दिया गया था? हिंदी साहित्य का विकास। और अभी आपको हमने बताया ये 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और हिंदी साहित्य की भूमिका ये जो ग्रंथ है 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और किसका है? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हिंदी साहित्य का अतीत ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। और इसके इतिहासकार कौन हैं? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। फिर अगला प्रश्न है आपके समक्ष कि ये डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं। ये पुस्तक का नाम है ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी। इसके लेखक कौन हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन, विलियम ग्राउस, जॉन गिलक्राइस्ट, फ्रेडरिक पिनकॉट। तो ये पुस्तक किसकी है? ये रचना किसकी है? जॉन गिलक्राइस्ट की। इस प्रश्न की व्याख्या को हम समझ लेते हैं। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? जॉन गिलक्राइस्ट। जॉन बार्थविक गिलक्राइस्ट को सन 1800 ईस्वी में, कब? 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज, ये फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? कलकत्ता में, हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। ये 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज, जो कि कलकत्ता में है, हिंदुस्तानी विभाग, ये उस समय वैसे ही हुआ करता था जैसे आज के समय में विभाग होते हैं, विभागाध्यक्ष होते, जैसे हिंदी के विभागाध्यक्ष। इसी पद के ऊपर कार्यरत कौन थे? जॉन गिलक्राइस्ट, यानी नियुक्त थे। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी, इसका प्रकाशन कब होता है? 1787 ईस्वी में। और हिंदुस्तानी ग्रामर, ये भी एक इनकी पुस्तक है, इसका प्रकाशन कब होता है? 1976 ईस्वी में। तो आपको दोनों ये रचनाएं याद कर रखनी है। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी 1787 में प्रकाशित हुई और हिंदुस्तानी ग्रामर 1796 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। बढ़ते हैं हम आगे। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? बूंदी वारिश, भारत विनय, पुष्पांजलि, पृथ्वी कल्प।
तो इनमें से बूंदी वारिश, भारत विनय और पुष्पांजल, यानी कि ये तीनों रचनाएं मिश्र बंधुओं के द्वारा रचित हैं और पृथ्वी कल्प जो है मिश्र बंधुओं की रचना नहीं है। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आपको ये जान लेना चाहिए कि ये मिश्र बंधु क्या है। तो हिंदी साहित्य में हमारे होता क्या है कि गणेश बिहारी मिश्र, शुकदेव बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र, ये तीन लोग सगे भाई थे। तो साहित्य के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में आप खासकर साहित्य के क्षेत्र में देखेंगे तो कोई भी कार्य ये व्यक्तिगत रूप से ना करके मिश्र बंधु के नाम से करते थे और तभी से ये नाम चल पड़ता है मिश्र बंधु। अब हम इसकी व्याख्या को भी समझते हैं। ये प्रश्न भी कई बार विभिन्न परीक्षाओं में भारतवर्ष की जो है पूछा गया है। पृथ्वी कल्प मिश्र बंधुओं के द्वारा रचित रचना ये नहीं है। पृथ्वी कल्प के रचनाकार कौन है? गिरिजा कुमार माथुर जी। मंजीर, नास और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले आदि ये जो है गिरिजा कुमार माथुर की काव्य कृतियाँ हैं। क्या हैं? काव्य कृतियाँ हैं। गिरिजा कुमार माथुर ये कौन है? ये तार सप्तक के प्रमुख कवि हैं और तार सप्तक का प्रकाशन जो है 1943 ईस्वी में हुआ था। भारत विनय ये क्या है? पद्य रचना है। पद्य मतलब काव्य की। बूंदी वारिश ये भी पद्य की रचना है। पुष्पांजल ये जो है ये गद्य पद्यमय लेख संग्रह है। नेत्रोन्मीलन इत्यादि ये मिश्र बंधुओं की रचनाएं हैं। और हिंदी साहित्य के इतिहास और समालोचना की दृष्टि से इनकी रचना हिंदी नवरत्न और मिश्र बंधु विनोद ये दोनों बड़ी ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। मिश्र बंधु विनोद के कितने भाग माने गए हैं? 4 भागों में विभाजित है मिश्र बंधु विनोद, 4 भागों में। और ये है क्या? ये इतिहास ग्रंथ है। इतिहास की रचना है मिश्र बंधुओं की। इसमें लगभग 5000, ये प्रश्न सारे पूछे जाते हैं, 5000 कवियों और लेखकों का परिचयात्मक विवरण इस ग्रंथ में दिया गया है। अगला है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? किस प्रकार एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ऐसा इतिहास कौन है जो निकलता था? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो जो आपका इतिहास ग्रंथ है उसका नाम है दी मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये ग्रंथ जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था। ये प्रश्न जो है यूपीपीएससी जीडीसी 2021 में भी पूछा गया है। इसकी व्याख्या को हम समझ लेते हैं। क्या है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ दी मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ये 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, आपको याद रखनी है। दी मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। और इस ग्रंथ में ग्रियर्सन ने क्या काम किया है, क्या खासियत है इस ग्रंथ की? 952 कवियों को शामिल किया है। कितने? 952। और डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी ने दी मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से क्या किया है? अनुवाद किया है। क्या किया है? अनुवाद किया है। और जिसका प्रकाशन कब होता है? 1957 ईस्वी में। तो ये सारी घटनाएं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो एक एक प्रश्न के उत्तर बन करके आपके समझ आएंगी। बढ़ते हैं हम आगे। प्रश्न है, हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? ये प्रश्न जो है यूपीपीएससी जीडीसी 2021 में पूछा गया है। विकल्प हैं आपके महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर शाहिदुल्ला, डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची।
तो हिंदी काव्यधारा ये ग्रंथ का नाम है और इसका संग्रह किया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसके संग्रहकर्ता कौन हैं, तो हिंदी काव्यधारा ये जो ग्रंथ है इसके संग्रहकर्ता का नाम क्या है? महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी। बढ़ते हैं हम इसकी व्याख्या की ओर। क्या है कि हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम महापंडित राहुल सांकृत्यायन है। यह एक इतिहास ग्रंथ है। इन्हें यात्रा साहित्य का पितामह कहा जाता है, यानी यात्रा साहित्य का पितामह। ये बात भी आपको याद रखनी है, ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि किसे यात्रा साहित्य का पितामह कहा जाता है, तो महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी को। इनकी प्रमुख यात्रा साहित्य जो रचनाएं हैं, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में, चीन में क्या देखा, रूस में 25 मास। आगे बढ़ते हैं हम। इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल और चारण काल नाम दिया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है, और ये भी क्या है, यूपीपीएससी जीडीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है और आपकी आने वाली परीक्षा में भी जरूर पूछा जाएगा। विकल्प हैं आपके डॉक्टर रामाशंकर शुक्ल रसाल जी, डॉक्टर रामखिलावन पांडे जी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जी। तो इनमें से आप देख रहे हैं कि जिस विद्वान ने, आपने अगर गहराई से हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ा है तो आप जानते होंगे क्या कि आदिकाल को संधिकाल और चारण काल जिन्होंने नाम दिया है वो इतिहासकार हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। और इसके साथ साथ में इनके इतिहास ग्रंथ का भी नाम जानते चलिए, समझते चलिए। क्या नाम था? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, और जिसका प्रकाशन 1938 ईस्वी में होता है। इस प्रश्न की व्याख्या की ओर हम बढ़ते हैं। क्या है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में क्या है, संधिकाल और चारण काल नाम 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया है। यानी आदिकाल के 2 उपशीर्षक दिए हैं, एक है संधिकाल, दूसरा है चारण काल। डॉक्टर राम कुमार वर्मा को आधुनिक हिंदी एकांकी का जन्मदाता भी कहा जाता है। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा को आधुनिक हिंदी एकांकी का जन्मदाता माना जाता है, क्योंकि इनकी एकांकी है बड़ी ही प्रसिद्ध, बादल की मृत्यु। बादल की मृत्यु, जिसका प्रकाशन कब होता है? 1930 ईस्वी में। और यहीं से क्या है, आधुनिक एकांकी की शुरुआत मानी जाती है, जिसके कारण वर्मा जी को आधुनिक एकांकी का जन्मदाता माना गया है। और क्या होता है, निम्नलिखित लेखकों और उनके द्वारा आदिकाल के जो नामकरण किए गए हैं उस पर भी हम एक नज़र डालते हैं कि चारण काल जो आदिकाल का नाम है, इसको किसने बोला है? जॉर्ज गियर्सन ने। वीर गाथा काल नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आधार काल नाम किसने दिया है? सुमन राजे ने। और सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया है? महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने। हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में विद्यार्थियों एक काल विभाजन में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति भी पाई गई है, और दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति की शुरुआत किसने की है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। बढ़ते हैं हम आगे। प्रश्न है आपका, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन हैं? डॉक्टर नामोर सिंह, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। बड़ा ही हिंदी साहित्य का ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है। तो इसके लेखक कौन हैं? डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जी। ये प्रश्न जो है उत्तराखंड पीसीएल लेक्चरर 2020 में पूछा गया है, जीआईसी पीजीटी 2009 में पूछा गया है। इसकी व्याख्या को भी हम समझते चलते हैं कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। 1965 ईस्वी में इसके लेखक कौन हैं? गणपत चंद्र गुप्त जी।
डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नाम से 1986 में इतिहास ग्रंथ लिखा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, अभी ऊपर हमने आपको बताया भी था, 1938 ईस्वी में अपने इतिहास ग्रंथ को लिखा है। डॉक्टर नामोर सिंह जी ने बड़े ही इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हिंदी साहित्य को दिए हैं, जो इतिहास के रूप में भी कई सारे प्रसिद्ध हुए हैं, जैसे कि आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, दूसरी परंपरा की खोज, आलोचक के मुख से, क्या इनकी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। इसके साथ साथ में जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा रचित दी मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसका प्रकाशन 1888 ईस्वी में होता है। यह क्या है? सच्चे अर्थों में, कैसे? सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ इसको हिंदी साहित्य में स्वीकार किया गया है। आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि हिंदी में सच्चे अर्थों में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किसे माना जाता है, तो वो है दी मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और रचनाकार यानी कि लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन जी। बढ़ते हैं विद्यार्थियों हम अगले प्रश्न की ओर कि हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था, यानी किसने किया था, कहाँ से प्रकाशित हुआ था? इतिहास ग्रंथ बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जिसके ऊपर हिंदी साहित्य की नींव खड़ी हुई है। विकल्प आपका है भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता से, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा से, हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद से, नागरी प्रचारणी सभा काशी से। तो हिंदी साहित्य का जो बृहद इतिहास है, इसका प्रकाशन कहाँ से होता है? नागरी प्रचारणी सभा काशी से। क्योंकि जिस समय इसका प्रकाशन हुआ था, ऐसे समय में, ऐसे कालखंड में नागरी प्रचारणी सभा जो काशी से काम करती थी, वो हिंदी साहित्य के लिए और समाज के विभिन्न प्रकार के साहित्य के लिए प्रमुखता से काम करने वाली एकमात्र उस समय की संस्था थी। और ये प्रश्न जो है उत्तराखंड पीएससी लेक्चरर 2020 में पूछा गया है। इसकी व्याख्या को हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास ग्रंथ का जो है प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी ने किया था। नागरी प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास जो प्रकाशित हुआ था, तो ये 16 खंडों में प्रकाशित हुआ था। कितने? 16 खंडों में। ये भी पूछा जाता है कि कितने खंडों में इसका प्रकाशन हुआ था। और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का जो सबसे पहला प्रयास किया था, वो फ्रेंच विद्वान थे। कहाँ के? फ्रेंच यानी कि फ्रांसीसी विद्वान का नाम क्या है? गारसा दा तासी। इनकी पुस्तक का नाम है इस्तवार दला लिटरेतुर हिंदुस्तानी, यानी इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत जो है इसी ग्रंथ से मानी जाती है, जो कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। जॉर्ज ग्रियर्सन कृत जो है दी मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये जो ग्रंथ है ये 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला ग्रंथ जो है इसी को माना गया है। किसको? दी मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ को। और ग्रियर्सन ने क्या किया है? अपने इस जो है इतिहास ग्रंथ में 952 कितने? 952 कवियों को शामिल किया है। बढ़ते हैं हम आगे। हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में कौन कौन शामिल है? विकल्प हैं आपके गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र। श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, राम बिहारी मिश्र। सुखदेव बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। और अगला है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। तो जो आपका सही उत्तर है, हमने आपको पहले ही पूर्व के प्रश्नों में अवगत कराया था कि मिश्र बंधु के नाम से जो साहित्यकार हैं, जिनका नाम आता है मिश्र बंधुओं में, वो हैं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इसकी व्याख्या को हम समझते हैं। यानी हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये तीनों जो साहित्यकार हैं, जो इतिहासकार हैं, ये किसी काम को व्यक्तिगत रूप से ना करके मिश्र बंधु के नाम से करते थे, और यहीं से मिश्र बंधु की परिपाटी
चल जाती है। फिर आगे है मिस्र बंधुओं ने क्या किया है, मिस्र बंधु विनोद नामक एक जो है इतिहास ग्रंथ की रचना की है। किस नाम से? मिस्र बंधु विनोद। और यह किस प्रकार की रचना है? यह इतिहास ग्रंथ है जिसके प्रथम 3 भागों का प्रकाशन जो है 1913 ईस्वी में हुआ था। ये सारे प्रश्न एक एक करके आपसे पूछे जाएंगे। कितने भाग? प्रथम 3 भाग। कब प्रकाशित हुए? 1913 में। मिस्र बंधुओं में कौन कौन आता है अभी आपने देखा। किस प्रकार की ये मिस्र बंधु विनोद रचना है? ये इतिहास ग्रंथ है। तो सभी प्रश्न जो है आपसे अलग अलग तरीके से अलग अलग समय में पूछे जाएंगे। और इसके चौथे भाग का प्रकाशन कब होता है? 1934 ईस्वी में। फिर मिस्र बंधु विनोद में 4591 कवियों का, कितने? 4591 कवियों का, यानी कि लगभग 5000 कवियों का जीवन वृत्त इसमें दिया गया है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि मिस्र बंधु विनोद में कितने कवियों का उल्लेख है, यानी कितने कवियों का जीवन वृत्त लिया गया है? तो लगभग 5000 कवियों का। बढ़ते हैं हम आगे। प्रश्न है आपका, मिस्र बंधु ने रीत काल को क्या नाम दिया है? बड़ा ही अच्छा सा प्रश्न है। श्रृंगार काल, अलंकृत काल, कला काल, रसाल काल। ये प्रश्न जो है उत्तराखंड SSC-LT 2020 में पूछा गया है। UP TGT 2013 में पूछा गया है। क्या? कि मिस्र बंधुओं ने रीत काल को क्या नाम दिया है? तो मिस्र बंधुओं ने रीत काल को अलंकृत काल नाम दिया है। चूंकि रीत काल में क्या है, अलंकरण की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ रही थी। जो उस समय के साहित्यकार थे, नायक और नायिका भेद निरूपण की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे और नायक और नायिका के श्रृंगार पूर्व वर्णन को जो है प्रमुखता से वो दिखाने की अपने साहित्य में कोशिश करते थे, जिसके कारण जो है मिस्र बंधुओं को रीत काल को अलंकृत काल कहना पड़ा। इस प्रश्न की व्याख्या को भी हम समझ लेते हैं। क्या है कि मिस्र बंधुओं ने रीत काल को अलंकृत काल नाम दिया। आचार्य शुक्ल ने रीत ग्रंथों की प्रचुरता के कारण इसको रीत काल नाम दिया। यानी शुक्ल की नज़र में क्या दिखाई दिया कि इस कालखंड में रीत ग्रंथों की प्रमुखता है, जिसके कारण इन्होंने रीत काल नाम दिया। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल नाम दिया। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, पूछे जाएंगे। यानी मिस्र बंधुओं ने क्या नाम दिया? अलंकृत काल, रीत काल को। आचार्य शुक्ल ने क्या कहा? रीत काल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा है? श्रृंगार काल नाम दिया है। और रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने क्या नाम दिया है? रीत काल को कला काल की संज्ञा प्रदान की है। सामान्यतया 17वीं शती के मध्य से 19वीं शती के मध्य तक रीत काल की अवधि मानी जाती है। अवधि यानी कि समय सीमा। कब से? 17वीं शती के मध्य से 19वीं शती के मध्य तक। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप देख रहे हैं। UPPSC GDC 2021 में पूछा गया है। DSSB PGT 2018 में पूछा गया है। DSSB PGT 2018 में दोबारा पूछा गया है। और GIC प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 में पूछा गया है। राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2015 में पूछा गया है। और UGC नेट। यानी प्रश्न इतने बेहद महत्वपूर्ण हैं कि लगातार पूछे जा रहे हैं और आगे भी आपसे भी आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। क्या है प्रश्न? कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम यानी सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? विकल्प हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन। तो आप जानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया, यानी ये उत्तर नहीं हो सकता है। राम कुमार वर्मा जी ने संधिकाल और चारण काल कहा है, ये भी उत्तर सही नहीं हो सकता है। रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा है, ये भी सही उत्तर नहीं हो सकता है। तो बचता कौन है? महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी, जिन्होंने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल के नाम से अभिहित किया है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम जो है राहुल सांकृत्यायन जी ने दिया है। विभिन्न विद्वानों द्वारा आदिकाल के नामकरण को किया गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं चारण काल,
जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। संधि एवं चारण काल राम कुमार वर्मा ने कहा है। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाम दिया है। ये सारे नाम आदिकाल के हैं। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी, डॉक्टर नगेंद्र जी, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ये इतिहास ग्रंथ है और बड़ा ही हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है। किसका है ये? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। ये प्रश्न जो है आप देख रहे हैं उत्तराखंड पीएससी लेक्चरर 2020 में पूछा गया है। इसकी व्याख्या को हम देख लेते हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं और उनके रचनाकार हैं। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की। और भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं, ये किसकी रचना है? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की। और हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। ये किसकी रचना है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास की। तो ये जो आप देख रहे हैं हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इसका प्रकाशन 1986 ईस्वी में हुआ। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की बड़ी महत्वपूर्ण रचना है। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं, इसका प्रकाशन 1987 ईस्वी में होता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है। और हिंदी भाषा का विकास 1924 में प्रकाशन होता है, श्याम सुंदर दास जी की रचना है। तो सभी इतिहास ग्रंथ बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। और इसकी हम व्याख्या को देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास जिसका प्रकाशन कब होता है? 1973 ईस्वी में, जिसका संपादन कार्य डॉक्टर नगेंद्र जी ने किया है। डॉक्टर नगेंद्र जी ने जो है कोई इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है, लेकिन इन्होंने क्या किया है? संपादन का काम किया है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा जी की रचना है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है, सूर्यकांत शास्त्री जी की रचना है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ, कृष्ण शंकर शुक्ल जी की रचना है ये। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान जी की रचना है। इसी तरह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इसका प्रकाशन 1996 ईस्वी में होता है, डॉक्टर बच्चन सिंह की रचना है। राजस्थानी भाषा और साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया जी का इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जिसका प्रकाशन 1965 ईस्वी में होता है, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जी की इतिहास रचना है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, इसका प्रकाशन 2003 ईस्वी में होता है, डॉक्टर सुमन राजे जी की रचना है। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, ये नीलाभ जी की इतिहास की रचना है, ऐतिहासिक ग्रंथ है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक क्या था? आपसे पूछा जा रहा है कि नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा इसका प्रकाशन हुआ था। किसका? हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। और इसके प्रथम भाग का शीर्षक क्या था? हिंदी भाषा का विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, हिंदी साहित्य की पीठिका। तो ये जो संपादित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास ग्रंथ है, उसके प्रथम भाग का जो शीर्षक था उसका नाम था हिंदी साहित्य की पीठिका। और ये प्रश्न आप देख रहे हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में जो है पूछा गया है, और भी विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। इसकी व्याख्या को भी हम देख लेते हैं। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, ये ग्रंथ का जो प्रथम भाग है, इसका जो शीर्षक था हिंदी साहित्य की पीठिका। नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी द्वारा इसका प्रकाशन क्षेत्र जो है
पूर्ण की गई 3 सबसे बड़ी परियोजनाओं में हिंदी शब्द सागर, हिंदी विश्वकोश और हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास प्रस्तुत करने की योजना थी, जिसे जो है सभा ने सन 1953 ईस्वी में स्वीकार किया। इसके प्रारंभिक और अंतिम दो खंड यानी कि पहला दूसरा 15वां और 16वां साहित्य इतिहास से संबंधित विषयों पर केंद्रित है एवं बीच के कुल 12 खंड जो हैं तीसरे से 14वें में प्रत्यक्षतः क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास निबद्ध है। इसके प्रथम भाग का जो शीर्षक था हिंदी साहित्य की पीठिका और जो दूसरा भाग है उसका नाम क्या है, हिंदी साहित्य का विकास। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज आपने बेहद ही महत्वपूर्ण सत्र में हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला को, मॉडल पेपर को देखा। मैं उम्मीद करता हूं कि भारतवर्ष की विभिन्न परीक्षाओं में आपके लिए लाभदायक होंगे, जिससे आप अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। तो आपसे निवेदन है, यदि आपको लगता है कि प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में काम आएंगे, तो कक्षा के वीडियो के ऊपर एक प्यारा सा कमेंट छोड़ना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं हम आप सभी को अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।